class Hifz. How are you all? I hope and pray that all of you are fine, Alhamdulillah, and doing great at home in Ramadan. So today this video is the continuation of the previous video, which was on punctuation. Okay, in this lecture we are going to learn new punctuation marks. So without wasting any time, we are moving to our first punctuation mark, which is exclamation mark, and it's the symbol of this exclamation mark is this. So why do we use this? In order to tell any shocked scenario, or in order to tell someone that you are so happy, that you are very excited, or you are shocked, or you're extremely disappointed. So we use this exclamation mark. यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, या बहुत डिसअपॉइंटमेंट का इजहार कर रहे हैं, या आप जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, so we use this punctuation mark to describe that. For example, here I have made 3 sentences and I will put exclamation mark over here to tell you its placement, right? So let's see what our first sentence says. Okay, hooray, it's my birthday tomorrow. Hooray, it's my birthday tomorrow. So there are some words जो कि particularly excitement show करते. For example, yay, hooray, and अच्छा, और हम out of shock कहते हैं really, is this for real, are you sure. मतलब क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर कोई बात कहते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कोई बात कहते हैं, तो भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. फॉर एग्जांपल, इन दिस केस, होरे, इट्स माय बर्थडे टुमारो. तो होरे का वर्ड यूज़ किया जैसे हम अक्सर उर्दू में कहते हैं ना, यस, हम क्या कहते हैं, अरे वाह. तो अरे वाह के आगे आप क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क. इसी तरीके से यहाँ पर हुर्रे के आगे, हुर्रे यानी कि हुर्रे डिस्क्राइब कर रहा है कि दैट यू आर वेरी हैप्पी एज वेल एज एक्साइटेड दैट इट्स माय बर्थडे टुमारो, यानी कि वो खुश है कि उसकी बर्थडे कल है. अच्छा, राइट आफ्टर इफ़ यू आर यूजिंग दिस एक्सक्लेमेशन मार्क इन बिटवीन द सेंटेंस, कि आपने कोई ऐसा वर्ड यूज़ किया है, उसके बाद मतलब सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ और आपने आगे भी बात कहनी है, तो इसके बाद जब आप सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे तो यू डू हैव टू यूज़ द कैपिटल लेटर एंड यू हैव टू एंड योर सेंटेंस विद अ full stop, that your sentence has been completed. Okay, now moving on to our next. Yay, I have got a new mobile. That somebody is very excited about it, that they have got a new mobile. Okay, how delicious the cake is. अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं, क्योंकि हाउ से स्टार्ट हो रहा है सवाल है. नहीं, ये जो स्टेटमेंट है, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो इसका मतलब सवाल ही पूछा गया है, और अगर हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे इसका मतलब ये है कि ये आउट ऑफ एक्साइटमेंट कहा गया है, कि मतलब बताया गया है कि ये जो केक है बहुत डिलीशियस है. दैट इज़ वाई वी यूज़ पंक्चुएशन मार्क टू एक्सप्लेन द सिचुएशन. देखिए, सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क से पूरी सिचुएशन चेंज हो गई है, कि पहले आपने क्वेश्चन मार्क लगाया था, दैट मीन्स इट इज़ अ क्वेश्चन, बट इफ़ आई हैव पुट द exclamation mark over here, that means that out of excitement, out of happiness, I am saying that how delicious the cake is, so yummy. या मैं यहाँ पे लिख दूँ yummy, the cake was so delicious. तो yummy के बाद आ जाएगा exclamation mark, etc. इसकी ये बहुत तरीके से यूज़ हो सकता है. So this is how we do it. Now moving on to our next. Okay, the another punctuation mark is semicolon.
here is the symbol of semicolon. Why do we use this? Okay, this particular sign is used, this particular symbol is used in between two complete sentences. For example, मैं दो बातें कह रही हूँ एक इंसान से कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा काम मुकम्मल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लगा दूँगी तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम्हारा काम बहुत मुकम्मल है, तो वो जो बीच में आपने यूज़ किया है ना बिकॉज या क्योंकि, दैट मीन्स अब इस पॉज की ज़रूरत नहीं है, हमने उसका रीज़न दे दिया है। बट इफ़ देर आर टू कंप्लीट सेंटेंसेस और उसके बीच में जोड़े जाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है, दैट मीन्स वी विल डेफिनेटली यूज़ दिस सिंबल। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन में, इट इज़ अ शॉर्ट पॉज बिटवीन टू कंप्लीट सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ नाइस लेडी, शी कुक्स डिलीशियस फूड। ओके, अच्छा ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं सेंटेंस और कंप्लीट भी हैं, बट we are not giving them any reason because or something like that in between, any word in between these two sentences. That's why we will use this semicolon to tell that there is a short pause in between them, but they are related to the same person or same thing. Okay, that she is a nice lady, she cooks delicious food. Okay, so this semicolon will be particularly used in between two complete sentences where we are taking a short pause, या थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं या बता रहे हैं, ठीक है बेटा। Now moving on to our next punctuation mark. Okay everyone, our another punctuation mark is hyphen. आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास ये कीबोर्ड पर भी होता है मौजूद, ओके, और हम लोग वैसे भी सेंटेंस को सेंटेंस मेकिंग में भी पंक्चुएशन मार्क यूजुअली यूज़ करते हैं। सो वेयर डू वी यूज़ इट? द क्वेश्चन इज़ दैट वेयर डू वी यूज़ इट? इट इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स टू मेक अ कंपाउंड वर्ड, यानी कि दो वर्ड्स जिनके अलग अलग मीनिंग हों उनको ज्वाइन करके हम कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, उसका टोटली डिफरेंट मीनिंग होता है। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। अच्छा, अपने जहन में ये आपने ज़रूर रखना है कि ये मार्क कहाँ लगेगा, ताकि मैं ये एग्जांपल्स जो मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसके अंदर आपको लगाने में ईजी हो जाए। द फर्स्ट एग्जांपल इज़ ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का अलग अलग मतलब है, ठीक है, बट व्हेन वी जॉइन इट टुगेदर थ्रू हाइफन, ब्रदर इन लॉ ये एक हो गया वर्ड। ब्रदर इन लॉ मीन्स कि आपकी जो वैसे सगे भाई नहीं है लेकिन रिलेशन, किसी रिलेशन के थ्रू आपके भाई कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, योर मामू इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ योर फादर, ठीक है, आपके अब्बू के जो ब्रदर इन लॉ आपके मामू कहलाएंगे, उनके सगे तो भाई नहीं है बट किसी रिलेशनशिप में आकर आपकी मम्मा और बाबा का जो रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का, उस रिलेशनशिप के साथ आपके मामू ब्रदर तो कहलाएंगे बट इन लॉ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड एग्जांपल, फुल टाइम। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं ये फुल टाइम जॉब है। फुल का मतलब होता है पूरा, टाइम का अपना अलग मतलब है, बट व्हेन वी पुट अ हाइफन ओवर हियर, फुल टाइम अब ये एक वर्ड बन गया है, ये एक कंपाउंड वर्ड कहते हैं कि दो वर्ड्स को जोड़कर एक नया वर्ड बना लेना और उसको उसका एक अलग ही मीनिंग हो जाना, ठीक है। तो आप भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पर हाइफन कंपाउंड वर्ड्स, राइट, जिसके अंदर हाइफन लगा। वैसे तो कंपाउंड वर्ड्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट हाइफन कंपाउंड वर्ड्स आर दीज। फुल टाइम, सही है, फुल टाइम जॉब, इट्स अ फुल टाइम जॉब, यानी कि पूरे टाइम के लिए आपको ये जॉब करनी है, मतलब इसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई अर्ली लीव नहीं है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3 हियर, 3 and 4। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3 इज 42। अब देखिए 40 का अपना नंबर है, 40 अपना नंबर है, 2 अपना नंबर है अलग, ठीक है। 40 ये है और 2 ये है, राइट, बट व्हेन वी पुट 2 words together and use this साइन हाइफन, दैट मीन्स अब ये एक पूरा वर्ड बन गया 42। तो अब हम जब कंपाउंड वर्ड लिखेंगे तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे?
4 to 42 we will write it together. 42 that means it's a one नंबर नाउ. ठीक है, ये अब कंपाउंड वर्ड, अब ये एक वर्ड बन चुका है 42, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट नंबर 4, अप टू डेट. अप का मतलब अलग है, टू का मतलब अलग है, डेट का मतलब अलग है. बट हियर इफ आई हैव यूज दिस हाइफन अप टू डेट, अब ये बन गया एक वर्ड, एक कंपाउंड वर्ड. अप टू डेट यानी कि आज की डेट तक, यानी कि आज की अप टू डेट. योर अक्सर आपकी टीचर आपको कह रही होंगी योर वर्क शुड बी कम्प्लीटेड, योर वर्क शुड बी अप टू डेट, यानी कि आपका जो काम है आज की तारीख तक जितना काम कराया गया वो कंप्लीट होना चाहिए. अप टू डेट का मतलब अप का मतलब होता है ऊपर, टू डेट मतलब टू का अलग मतलब होता है, डेट का मतलब होता है तारीख. लेकिन जब हमने हाइफन लगाकर इसको कर दिया है एक वर्ड, एक कंपाउंड वर्ड, दैट मीन्स इसका मीनिंग टोटली चेंज हो गया है और ये एक वर्ड कहलाएगा. इज दैट क्लियर नाउ? नाउ okay, so last but not the least we have colon, that is the punctuation mark basically. So sorry, I forgot to mention the symbol. I'm mentioning it right now. This is the symbols that indicates or tell about this particular punctuation mark. So जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इससे पहले हमने सेमी कॉलन पढ़ा, यानी कि एक इस तरह से था डॉट और एक नीचे इसके कॉमा था, दैट मीन्स सेमी कॉलन. बट हियर इट इज़ अ कॉलन, दैट मीन्स इट टेल्स कि इसके मतलब इसके लगने के बाद आगे लिस्ट ऑफ द थिंग्स हैं. ठीक है, लिस्ट ऑफ एनी थिंग. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पूछूंगी कि आप में से किस किस के ए ग्रेड्स आए हैं और मैं अपने पास जैसे लिखूंगी तो मैं लिखूंगी लिस्ट ऑफ द ए ग्रेडर्स और फिर मैं कॉलन लगा के नीचे नाम पूरी लिस्ट दे दूंगी, चाहे वो पॉइंट्स में लूँ, नंबर वाइज लूँ या फिर कॉमा लगा के पूरी लिस्ट लिखूँ. अभी एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हियर आई हैव रिटन लिस्ट ऑफ द डेज इन अ वीक, यानी कि एक दिन में एक वीक में कितने डेज हैं, नेम क्या है उसके. तो अब मैंने ये लिखा, उसके बाद आई विल मेंशन द कॉलन्स हियर दैट टेल्स दैट देयर इज अ लिस्ट अहेड ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लिस्ट ऑफ डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन हैं, कौन कौन से, मैंने नेम लिख दिया इसके, संडे कॉमा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे. लास्ट में एंड लगाना ज़रूरी है. देन वी विल मेंशन अ फुल स्टॉप ओवर हियर. सो द पर्पस ऑफ टेलिंग दिस कि जब हम कॉलन लगाते हैं इट ऑटोमेटिकली टेल्स दैट देयर इज़ अ लिस्ट अहेड ऑफ दिस सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू विल टेक ऑन अ ट्रिप, तो लिखूंगी मैं लिस्ट ऑफ द डेज, list of the things that we will take on the trip, colon, then we will write sunglasses, backpack, water bottle, another pair of shoes and things like that. So जब भी आपको ये colon मिले तो that means that there is a list of things, चाहे वो name की list हो, things की list हो, places की list हो, बस list होगी, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के नाम होंगे, right? Okay, now let's take out your workbooks. Open up page number 9797. Okay, on page number 96 we have already done it. Now moving on to our next thing, I have already explained it to you. Okay, first of all, on question number 1, what you have to do is you should recognize these signs. Okay, you should be able to recognize these signs, that what is the name of this symbol, what is the name of this symbol, and this all. So there are question marks, semicolon, inverted commas, okay, hyphen, ये अभी पढ़ा, full stop, colon, apostrophe s, right, and there is the exclamation mark as well. So
now after doing it, we are moving towards question number 2 very quickly. So what do you have to do is you have to read this paragraph, and you should be able to know that where are we going to use which of the above punctuation marks. Okay, I'm reading it. He shouted. First of all, let's read it from here. Rewrite the passage putting in the correct punctuation, inserting capital letters. So what are they saying? They are asking you to put the correct punctuation marks where needed, and do insert or do put a capital letters as well. आपको capital letter भी put करना होगा. So यहाँ पर C है, गलती से he लिखना है आपको. He shouted on the boy pointing to the fence. He had carelessly left some wood near the fire. It was burning. Mr. Aslam saw a pot of water by the fire. He turned for. तो जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ तो without punctuation mark इसी तरह से पढ़ा जाएगा, because we don't know whether they are asking a question or they are in a shock or they are saying it out of excitement or they are happy or sad or things like that. So particularly these punctuation marks are used to tell whether what is the situation, right? So starting from very first line, I have put a capital letter before starting. He shouted on the boy, comma, यानी कि इसके आगे भी बात है, pointing to the flames. ठीक है, क्या बता रहा है कि there are flames, there were flames, he was saying it, so he shouted on the boy. ठीक है. Now after that, after putting a full stop, we are going to again start it and put a capital letter here. He had carelessly left some wood near the fire and it was burning. यानी कि उसने जलती हुई लकड़ी छोड़ दी थी, सॉरी उसने लकड़ियाँ छोड़ दी थी फायर के पास और उसमें लग गई थी आग. ठीक है, इट वॉज बर्निंग, और वो जलना शुरू हो गई. सो हियर दे हैवंट पुट एनी फुल स्टॉप. मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप इसलिए लगाया है पंक्चुएशन मार्क कि मैं बता सकूँ कि अब यहाँ पर सेंटेंस की एंड हो चुका है, बात ख़त्म हो गई. अब नेक्स्ट whenever we will start any sentence after a full stop, we will always and always use capital letter here. Okay, so यहाँ पर इन्होंने यूज़ नहीं किया था, मैंने यहाँ पर capital letter यूज़ किया. Mr. Aslam saw a pot of water by the fire. He turned to the boy and said, अच्छा, now मैं आपको इससे explain कर देती हूँ on page number 98. Okay, so here Mr. Aslam saw a pot of water by the fire. He turned to the boy and said. अच्छा, दो sentences हैं, इसमें reason भी नहीं है, because भी नहीं लगा हुआ, तो मैंने यहाँ पर semicolon लगाया है. Why have I put this? Because there were two complete sentences and in order to and they were of the same person. ठीक है, उस सेम पर्सन की बात हो रही है और दो सेंटेंस कंप्लीट हैं, तो इन दोनों में पॉज लेने के लिए, बताने के लिए दे बोथ आर इंटरलिंक्ड एंड देयर इज अ स्मॉल पॉज, सो आई हैव पुट अ सेमीकोलन हियर. टू द बॉय एंड सेड. अब आपने क्या करना है, जब भी हम किसी की बात एज इट इज कहेंगे, डायरेक्ट वे में करेंगे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इन्वर्टेड कॉमास के थ्रू लिखेंगे कोई डायरेक्ट स्पीच, तो वी विल ऑलवेज यूज़ जो भी उसने बात कही एज इट इज लिखेंगे एंड वी विल यूज़ इन्वर्टेड कॉमास here and we will always start our sentence after inverted commas with a capital letter, like here, you are silly boy, why don't you throw that water on the burning wood. अब ये पूरा सेंटेंस इन्होंने कहा है, ठीक है, और हमने उसके बीच में you are a silly boy लगाना, क्योंकि यहाँ पर silly boy तो कह दिया, यानी कि इन्होंने इसके आगे भी सेंटेंस कहना है why don't you throw. अब क्वेश्चन मार्क, तो इसमें 3 तरह की पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ हो रही हैं, यानी कि उन्होंने
कुछ कहा है, डायरेक्ट स्पीच भी यूज़ हुई है, सवाल या निशानी क्वेश्चन मार्क भी यूज़ हुआ है क्योंकि क्वेश्चन किया गया है, और यहाँ पर कॉमा भी यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने एक पॉज लिया है. ठीक है बेटा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द बुक. नाउ टेक आउट योर notebooks, but before that you have to complete these two homework. These two are your homework on page number 96 and 97. Do revise them, do practice them as much as you can. Make 10 sentences just for the practice, not in the copy. I am asking you to practice them just for your convenience, and I hope that this is very clear to you now. I am giving you some sentences in the notebook. You can also practice them as well. So this is your notebook, and don't forget to mention the date and the day in which you will get this lecture, in which you will do this work. You have to mention the date of that day. Okay, do mention that recorded lecture. What you have to do is you have to write this indication, put correct punctuation marks and insert capital letters, and here are 7 sentences for the practice. You will write it in your notebooks and put all the you will put the punctuation marks by yourself. Okay, this is the task for today. You will do it by yourself. Okay, I will meet you in the next lecture. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz, Nasir.